जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्याम ऑफिशियल के चैनल पर। दोस्तों 2018 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो साइंस की पेडागोजी और जो कंटेंट है, उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। जिसमें मैंने आज क्वेश्चन है जो पेडागोजी के, उनको पहले कराने की कोशिश की है और जो कंटेंट है उसको बाद में कराएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विज्ञान की रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से विज्ञान की रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह क्या होता है, आसान होता है या फिर निदानात्मक होता है। यह विज्ञान के अच्छे समझने में सहायक होता है। यह विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होता है। तो दोस्तों आपका आंसर कौन सा है? विज्ञान की रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका आंसर तो होगा निदानात्मक, अर्थात यह रचनात्मक आकलन निदानात्मक होता है। क्योंकि इसमें देखो, क्योंकि ये कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे को वैज्ञानिक नहीं बनाना है। और सब क्वेश्चनों में एक प्लस पॉइंट देखना है कि जो भी वर्ड है अगर नेगेटिव हो तो उस ऑप्शन को सबसे पहले क्रॉस करना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा यह निदानात्मक है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, विद्यालयों में जो विज्ञान के मेले हैं उनका आयोजन क्यों कराया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बालकों को उच्च शिक्षा की तैयारी करने के लिए, बालकों की परीक्षा में अंक प्राप्त करने में सहायता के लिए, विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने में, चौथा है विद्यार्थियों में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने में। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले प्लस पॉइंट देखना है, अर्थात इसमें अपनी समझ के आधार पर ही क्वेश्चन को हल करना है। तो जैसे इसमें कह रहा है पहले में कि बालक को उच्च शिक्षा, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा है इसमें अगर मेला होगा तो उसमें अंकों को प्राप्त करने में सहायता थोड़ी होगी। तो दूसरा है तीसरा विज्ञान में सृजन, एक बार इसको थोड़ा राइट करते हैं। फिर चौथा देखो शिक्षार्थियों में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन, तो बच्चा जैसे मूल्यांकन नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने में विज्ञान के मेले का आयोजन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 3 नंबर, एक शिक्षक के नाते, इसमें क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे अच्छा समझते हैं? कौन सा ऑप्शन है जिसमें वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? तो पहला ऑप्शन है बालकों की क्लास में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, पहला ऑप्शन। दूसरा है बालकों की अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग करना। तीसरा है शिक्षार्थियों की उत्तेजना देना। और चौथा है बालक की अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। दोस्तों इसमें स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि पहला ऑप्शन तो कह रहा है क्या, अवधारणाओं को स्पष्ट कराना, तो ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है बालकों की अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी, इसमें टेक्निकल कर रहा है। टेक्निक मतलब बार बार रटने की सिस्टम, ये हो नहीं सकता। फिर है परियोजना, अब इसमें परियोजना सिस्टम कहाँ से है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये कह रहा है चौथा ऑप्शन बालक की अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, ये खुद नहीं शिक्षार्थियों से। और पेडागोजी में आपको पता ही होगा जो शिक्षार्थी है अर्थात बालक है, जिस ऑप्शन में अगर सक्रिय है वो 100% क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन बात करें 4 नंबर, NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। ये क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका
अर्थ क्या है, ये क्या कहना चाहता है? तो पहला ऑप्शन की बात करें, विज्ञान बालक के कार्यों को दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करती है। बी ऑप्शन है, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम है। तीसरा है, वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने के लायक बनाती है। चौथा है, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक है। दोस्तों इसमें देखो पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करती है। तो पहला है, इसको थोड़ा राउंड कर लेते हैं। फिर बी ऑप्शन देखो, व्यस्त, बच्चे को व्यस्त तो रखना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हट गया। फिर दूसरा कह रहा है, वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने लायक बनाती है। वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान नहीं, तो ये कौन सा, ये कट गया। फिर तीसरा कह रहा है, जीवन व्यतीत, अरे भाई जीवन व्यतीत नहीं करना है, बच्चे को पढ़ाना है। तो तीनों ऑप्शन कट गए, बचा कौन सा, पहला विज्ञान बालक को कार्यों की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करती है। किसके लिए, दुनिया में प्रवेश करने के हेतु तैयार करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। 5 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। दोस्तों इसमें नहीं है, इसको अंडरलाइन करना, क्योंकि है और नहीं है, इनमें बच्चे हैं वो अधिकतर क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखें, खुला मस्तिष्क। दूसरा, कठिन कार्य। तीसरा, अधिक सीखने की उत्सुकता। चौथा, समस्याओं के प्रति व्यवहार की वस्तुनिष्ठता। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है, पहले तो सबसे क्वेश्चन देखो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, नहीं बताना है। तो खुला मस्तिष्क, ये तो 100% है ही। दूसरा, अधिक सीखने के उत्सुक, बच्चा सीखने में उत्सुक हो रहा है, तो अर्थात एक्टिव है, तो ये ऑप्शन सही है। फिर डी कह रहा है, समस्याओं के प्रति व्यवहार की वस्तुनिष्ठता, अर्थात समस्याएं और उसके प्रति वस्तुनिष्ठ है, तो ये भी क्या है, एक्टिव है। अब इसमें कह रहा है कठिन कार्य, अर्थात वैसे भी आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, कठिन, तो बच्चे को कोई कठिन चीज़ तो होनी नहीं चाहिए, इसलिए ये कठिन कार्य क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कठिन कार्य। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हरि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा है। दोस्तों क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये कह रहा है कि कक्षा 6 का बच्चा है, अर्थात कक्षा 6 की क्लास को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, तो वो कैसे पढ़ाएगा, अर्थात तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी। तो या तो चर्चा, या प्रदर्शन करेगा, या उदाहरण देगा, या एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण। क्यों हो जाएगा दोस्तों, देखो वैसे विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधि तो कौन सी होती है, प्रदर्शन विधि, लेकिन इसमें कह रहा है कि गुणन गति पढ़ा रहा है, तो गुणन गति पढ़ा रहा है तो एक्टिविटी, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है ना, गतिविधि यानी एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण, तो ये एक्टिविटी हो रही है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन एकदम राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन देखें, विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। दूसरा ऑप्शन है, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना। तीसरा है, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहायता के मूल्य की प्राप्ति करना। चौथा है, अपने सहपाठियों को ज्ञान का अर्जन करने में सहायता करना। और दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछ रहा है, तो इसमें
दूसरा है, दूसरे की बात करें, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना। किसकी? विज्ञान विषय की जानकारी एकत्रित करना। और फिर कह रहा है तीसरा, अध्ययनकर्ता, इसमें प्रिंट हो गया है, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहायता के मूल्य की प्राप्ति करना। चौथा है, अपने सहपाठियों को ज्ञान का अर्जन करने में सहायता करना। तो इसमें राइट आंसर तो दोस्तों हो जाएगा सी नंबर, यानी कौन सा, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता के मूल्यों की प्राप्ति करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से विज्ञान के मूल्यांकन की सीसीई का अर्थ है। हाँ दोस्तों, इसमें कह रहा है सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, यानी तो सबसे पहले ये अंतिम है और रचनात्मक मूल्यांकन है। दूसरा कह रहा है अधिक आवर्ती और जांच परीक्षण है। विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना है। अधिगम के आकलन हेतु सामान्य परिस्थितियों में या गतिविधियों और अभ्यास कराना। तो दोस्तों सीसी का अर्थ क्या है, ये अंतिम नहीं होता बल्कि बीच, और आवर्ती शब्द आ गया, आवर्ती का मतलब बार बार, यानी कोई चीज़ है वो बार बार तो होनी नहीं चाहिए। फिर है दोस्तों देखो, वैसे तो इसका आंसर तो कौन सा है, डी है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगी कि इसमें सीसी के फुल फॉर्म होती है सतत व्यापक मूल्यांकन। तो सतत, इसमें समग्र मूल्यांकन तो है लेकिन सतत नहीं है सी वाले ऑप्शन में। तो डी में एकदम परफेक्ट है, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियों और अभ्यास कराना। ये क्या है, राइट आंसर है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। दोस्तों है और नहीं, इन पर अच्छी तरह से फोकस करना है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। तो पहले सबसे पहला बात करें, ए ऑप्शन, स्थिति की कल्पना करना। दूसरा, समस्या समाधान का प्रयास करना। तीसरा, निष्कर्ष निकालना। चौथा, अवलोकन करना। दोस्तों ये कह रहा है नहीं पूछ रहा है, समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो नहीं कौन सा हो जाएगा, अवलोकन करना। इसका ये क्या है, चरण नहीं है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से विज्ञान की अनुरूपता विधि का एक चरण है। इसमें कह रहा है चरण है और उसमें कह रहा था चरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से अनुरूपता विधि, एक अनुरूपता विधि होती है, इसे एनालॉग स्ट्रेटजी कहा जाता है। तो इसकी एक चरण पूछ रहा है कौन सा है। तो समानताओं का चित्रण पहला, दूसरा अमूर्त प्रस्तुतिकरण, तीसरा अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, चौथा उपयोग करना। तो दोस्तों इसमें एक चरण पूछ रहा है तो पहला चरण कौन सा हो जाएगा, समानताओं का चित्रण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। इसमें से सत्य नहीं है ये बताना है। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्य नहीं है, इसमें ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा न्यूनतम सीमा है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा अधिकतम है। तीसरा कह रहा है, सभी भवनों में विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। चौथा कह रहा है, यदि परिपथ में फ्यूज लगाए जाएं तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर वह क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा।
इसमें कह रहा है किसी भी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। ये ऑप्शन एकदम राइट माना जाएगा। फिर आगे बात करें, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। पृथ्वी पर जो ऋतुएं हैं वो बदलती हैं, क्यों बदलती हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत होता है। दोस्तों ये ताल नहीं है, तल के लंबवत होता है। फिर बी ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। तीसरा कह रहा है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समांतर होता है। चौथा कह रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है वो कांस्टेंट नहीं है। इसमें कह रहा है ऋतुएं बदलती हैं। ऋतुएं क्यों बदलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी है वो हमेशा अपने अक्ष से झुकी होती है। इसमें न तो लंबवत होगा, न समांतर होगा, न ये चौथा ऑप्शन पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी नियत नहीं होती है। ये न होगा, ओनली बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पुरी। पुरी जो उड़ीसा में स्थित है वो सबसे अधिक जो चक्रवात हैं उनसे प्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सरिका ने आसुत जल, ये कह रहा है सरिका एक नाम की लड़की है, उसको आसुत जल और एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं है। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज करें, अच्छी तरह से पढ़ें। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर अपने आप ही आ जाएगा। सरिका ने आसुत जल को एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का चालक है या सुचालक है या नहीं। क्या प्राप्त होने की संभावना है? तो उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है कि या तो विद्युत का वो क्या होगा, सुचालक होगा, या विद्युत का कुचालक होगा, या विद्युत का कमजोर चालक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विद्युत का कमजोर चालक होता है। इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आसुत जल हो तो हमेशा विद्युत का क्या होगा, कमजोर चालक होगा। और दोस्तों सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, जूते की सोल असमतल बनाए जाते हैं, क्यों? जूते के जो नीचे के सोल है ना वो असमतल बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाती हैं? तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जूते को मजबूत करने के लिए, दूसरा कह रहा है जूते के घर्षण को कम करने के लिए, और तीसरा कह रहा है जूते के घर्षण को बढ़ाने के लिए, फिर चौथा कह रहा है जूते के जीवन को बढ़ाने के लिए। जूते के सोल हैं जो असमतल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो जूते के घर्षण है वो बढ़ जाए, अर्थात फिसले नहीं। तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है 16 नंबर, कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? इसमें कह रहा है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, ये पूछ रहा है। नहीं है नहीं है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है CNG, दूसरा है पैराफिन मोम, तीसरा मिट्टी का तेल, और चौथा है बिटुमेन। तो दोस्तों इसमें पेट्रोलियम का उत्पाद है वो CNG नहीं है, बाकी सब हैं। पैराफिन मोम है, मिट्टी का तेल है, बिटुमेन है, स्नेक तेल है, ये सब क्या होते हैं? पेट्रोल के उत्पाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेड डाटा बुक खाली स्थान का रिकॉर्ड रखती है। जो रेड डाटा बुक है ना वो किसका रिकॉर्ड रखती है? तो पहला ऑप्शन है संकटापन्न प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, वनस्पति, पशु वर्ग। तो किसका रखती है? ये तो सबको पता ही होगा, संकटापन्न
जो प्रजाति हैं उनका रिकॉर्ड रखती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बल के उदाहरण हैं? तो पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा पेशीय बल, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा ए और सी दोनों। तो दोस्तों ये पूछ रहा है असंपर्क बल के उदाहरण पूछ रहा है, असंपर्क बल के। तो असंपर्क बल के एक तो हो जाएगा कौन सा, गुरुत्वाकर्षण, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय बल। ये पेशीय बल तो जो मांसपेशी हैं उनके द्वारा लगता है, इसलिए कि ये क्या है, संपर्क है, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स है। और नॉन कॉन्टैक्ट कौन कौन से हैं, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय, ये दोनों क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? दोस्तों ये क्वेश्चन पॉपुलर हो चुका है, रीट में भी आया था, सीटेट में भी आया था 2018 में। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? तो कौन सी जलती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, इस अर्थात राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, ऑक्सीकारक में, अपचायक में, या किण्वन में, या प्रतिअम्ल में? तो दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाए या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ जाए या MgOH का उल्टा आ जाए, तो ये हमेशा एंटासिड यानी प्रतिअम्ल में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिअम्ल। नेक्स्ट बात करें, यदि एक समतल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी कितनी, 2, और 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा? तो दोस्तों अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो उसमें ये दोनों सूत्र हैं वो एक बार राइट डाउन करो कि पहला O इजिकल टू होता है एफ टी, यानी और O4 होता है ऑक्सीलेशन यानी दोलन। दोलन बराबर होता है बल गुणा समय, सॉरी आवृत्ति गुणा समय। तो आवृत्ति F4 फ्रीक्वेंसी और T4 टाइम। और दूसरा सूत्र है F बराबर 1/T। ये दोनों सूत्र आपको अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर निकालें क्वेश्चन नंबर 21 का, कि एक सरल लोलक की आवृत्ति कह रहा है, तो आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी है कितनी है, 2। फिर कह रहा है टी कितना है, 16 सेकंड। तो दोलनों की संख्या पूछ रहा है, तो दोलन का सूत्र मैंने अभी बताया था, क्या होगा, O बराबर एफ टी। तो एफ कितना है, 2, टी कितना है, 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 32, यानी बी ऑप्शन राइट होगा इसका। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एटीपी से है, दोस्तों इसका आंसर देखना है, जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एटीपी से है उसी प्रकार राइबोसोम का किससे होगा, ये बताना है। दोस्तों समझ में आ गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एटीपी से है उसी प्रकार राइबोसोम का किससे होगा, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन से, यानी राइबोसोम का संबंध है वो किससे हो जाएगा, प्रोटीन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षण के रूप में किया जाता है? दोस्तों मैंने इसमें एक ऑप्शन हटा दिया है जो 2018 में आया था, कि जो परिरक्षण है उसके रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो क्या है, कॉपर सल्फेट। दूसरा यहाँ सोडियम बेंजोएट था, जो मैंने नया नाम लिख दिया है सोडियम मेटा वाई सल्फाइड।
और तीसरा सेम है अमोनियम सल्फेट, चौथा है नमक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोडियम बेंजोएट कहो या फिर दूसरा सोडियम मेटाबाई सल्फाइड। ये परीक्षण में उपयोग में काम आते हैं। फिर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में पाए जाने वाला सबसे लंबा सर्प। दोस्तों 2018 में क्वेश्चन आया था ये, जालीदार अजगर जो संसार का सबसे बड़ा अर्थात सबसे लंबा सर्प है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से यीस्ट का उपयोग खालिस्तान के उत्पादन में करते हैं। यीस्ट का उपयोग है ना वो हमेशा किस में करते हैं, एल्कोहल में, क्योंकि अवयवी श्वसन है तो इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, एल्कोहल में। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं वो अच्छी तरह से सब समझ में आ गया। अगले तो अब हम नई वीडियो के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा नाम ध्यान रखिए, श्याम ऑफिशियल। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।